Friends, this is another session of power electronics in which we will study about principle of phase control. In the last session, we have discussed about uncontrolled rectifier. Here we will study about controlled rectifier. So before moving to controlled rectifier, in this lecture we will discuss about principle of phase control. So principle of phase control. Here we are showing a diagram in which this is a thyristor, here we have a resistor and this is AC source. तो इस सर्किट में हमने यहां पर एक थायरिस्टर लगाया है, यहां पर एक रेजिस्टेंस और इधर एक एसी सोर्स है। अब ये जो थायरिस्टर है ये हमारा फेज को कंट्रोल करता है। तो फेज को कंट्रोल कैसे करेगा इसके बारे में यहां पर हम डिस्कस करते हैं। So this is single phase half wave thyristor circuit with resistive load। क्योंकि यहां पर सर्किट में हमने एक रेजिस्टेंस लगाया है इसलिए इसको हमने सिंगल फेज हाफ वेव थायरिस्टर सर्किट विथ रेजिस्टिव लोड कहा है। The simplest form of controlled rectifier circuit consists of a single thyristor feeding DC power to a resistive load R। तो कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का सबसे इजी सर्किट हमने यहां पर दिखाया है जिसके अंदर एक रेजिस्टिव लोड है और साथ में एक थायरिस्टर जुड़ा हुआ है और ये जो थायरिस्टर है ये रेजिस्टिव लोड को डीसी पावर प्रोवाइड करता है। Here Vs is Vm sin omega t which is a source voltage। तो सोर्स वोल्टेज Vs इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t है जो यहां पर हमने दिखा दिया है। An SCR can conduct only when anode voltage is positive and a gating signal is applied। SCR का फुल फॉर्म है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो थायरिस्टर को आप SCR भी कह सकते हो। So an SCR can conduct only when anode voltage is positive and a gating signal is applied। तो SCR केवल उसी कंडीशन में कंडक्ट करेगा जब एनोड वोल्टेज हमारा पॉजिटिव हो एंड हम एक गेटिंग सिग्नल अप्लाई करते हैं। तो अगर आप गेटिंग सिग्नल अप्लाई कर रहे हो मीन्स गेट को एक सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हो और एनोड हमारा पॉजिटिव है, उस केस में हमारा ये SCR या थायरिस्टर वर्क करेगा। यहां पर हमने इनके वेव पैटर्न दिखाए हैं। ये जो सबसे ऊपर वाला वेव पैटर्न है दिस इज सिग्नल वोल्टेज। सो फेज एंगल यहां पर है ओमेगा टी इज 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। हियर वी हैव फायरिंग पल्स। सो फायरिंग एंगल हमारा अल्फा है और ये हमने फायरिंग पल्स प्रोवाइड की है क्योंकि थायरिस्टर को ऑन करने के लिए हमको एक फायरिंग पल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उससे पहले थायरिस्टर हमारा ऑन नहीं होगा।
ये जो वेव पैटर्न है ये हमारा आउटपुट वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे फायरिंग पल्स इसको मिल जाती है अल्फा हमारा फायरिंग एंगल, तो अल्फा या फायरिंग एंगल पर हम एक पल्स प्रोवाइड करते हैं और इस पल्स को गेन करके थायरिस्टर हमारा ऑन होता है और जैसे ही थायरिस्टर ऑन होगा आउटपुट वोल्टेज हमको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। सो अल्फा पर हमने पल्स प्रोवाइड की है, तो जैसे ही अल्फा एंगल अचीव हो जाता है उसके बाद में हमको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। से आउटपुट वोल्टेज पैटर्न है। सो अल्फा से पाई 2 पाई प्लस अल्फा टू 3 पाई एंड 4 पाई प्लस अल्फा टू 5 पाई। इन ड्यूरेशन के अंदर थायरिस्टर हमारा वर्किंग कंडीशन में होगा और उस कंडीशन में हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। इट मींस कंडक्शन एंगल ऑफ थायरिस्टर इज पाई माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा से पाई ड्यूरेशन तक थायरिस्टर हमारा ऑन होता है, तो थायरिस्टर का जो कंडक्शन एंगल है वो हमारा पाई माइनस अल्फा होगा, क्योंकि पाई में से हमने अल्फा को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। और जब आपको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है उसी कंडीशन में हमको आउटपुट करंट भी मिलेगी। सो दिस इज द वेव पैटर्न फॉर आउटपुट करंट और लोड करंट। और ये जो वेव पैटर्न है दिस इज द वेव पैटर्न ऑफ द वोल्टेज विच वी गेट अक्रॉस द थायरिस्टर। सो थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज हमको मिल रहा है उसका वेव पैटर्न हमने यहां पर दिखा दिया है। क्लियर है कि नेगेटिव फेज के अंदर Vt एंड Vs दोनों का वेव पैटर्न एग्जैक्टली सेम है। A thyristor blocks the flow of load current I0 until it is triggered। तो जब तक थायरिस्टर हमारा ऑन नहीं होता है या ट्रिगर नहीं होता है तब तक वो लोड करंट को ब्लॉक करता है। मींस आउटपुट में करंट तब तक नहीं मिलेगी जब तक थायरिस्टर हमारा ट्रिगर्ड नहीं होगा या ऑन नहीं होगा। तो जब तक अल्फा एंगल नहीं आया है तब तक हमको आउटपुट वोल्टेज जीरो मिल रहा है या लोड करंट हमको जीरो मिलती है। और जैसे ही एंगल अल्फा अचीव हो जाता है थायरिस्टर को फायरिंग पल्स मिलती है और इस पल्स को गेन करके थायरिस्टर हमारा ऑन हो जाएगा एंड आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट हमको मिलना स्टार्ट होगी। At some delay angle alpha, a positive gate signal applied between gate and cathode of SCR which turns on the SCR. So at some delay angle alpha, कुछ एंगल है जिसको हमने डिले एंगल बोला है। डिले एंगल मीन्स इस एंगल के बाद में हमारा थायरिस्टर ऑन होगा, तो थायरिस्टर ऑन होने में कुछ डिले करता है या कुछ टाइम लेता है। सो एट सम डिले एंगल अल्फा अ पॉजिटिव गेट सिग्नल अप्लाइड बिटवीन गेट एंड कैथोड ऑफ एचसीआर। सो गेट एंड कैथोड के बीच में हम एक पॉजिटिव सिग्नल प्रोवाइड करते हैं और इस सिग्नल को गेन करके थायरिस्टर या एचसीआर हमारा ऑन हो जाता है। अभी हमारा सर्किट डायग्राम था। दिस इज थायरिस्टर और एचसीआर।
This is AC source and here we have a resistance and थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज हमने VT बोला है एंड लोड में जो वोल्टेज मिल रहा है वो लोड वोल्टेज V नॉट एंड लोड के अक्रॉस करंट I नॉट. Immediate after turn on SCR, a full supply voltage is applied to the load. तो जैसे ही थायरिस्टर हमारा ऑन होता है इमीडिएटली एक फुल सप्लाई वोल्टेज लोड को मिलती है. तो थायरिस्टर हमारा यहां पर ऑन हो गया है और ऑन होते ही वोल्टेज की वैल्यू 0 से Vm साइन अल्फा पहुंच जाती है. तो 0 टू Vm साइन अल्फा. तो इस टाइप से हमको वेव मिलता है. The load voltage rises from 0 to Vm sin alpha. तो जैसे ही थायरिस्टर हमारा ऑन हुआ है लोड वोल्टेज इंक्रीज होकर 0 से Vm sin alpha हो जाती है. Alpha is firing angle. For resistive load I naught and V naught are in phase. अब यहां पर हमने रेजिस्टिव लोड लिया है तो रेजिस्टिव लोड के केस में I नॉट एंड V नॉट दोनों फेज में होते हैं. इट मींस I नॉट एंड V नॉट के बीच में फेज डिफरेंस 0 होगा. तो जब लोड वोल्टेज हमारा मैक्सिमम होगा उसी टाइम लोड करंट भी मैक्सिमम होगा एंड लोड वोल्टेज अगर मिनिमम है तो लोड करंट भी मिनिमम होगा. इसलिए ये वेव पैटर्न हमारा V नॉट का एंड सेम वेव पैटर्न हमको लोड करंट के लिए भी मिल रहा है. तो एग्जैक्टली दोनों का वेव शेप सेम है. If thyristor is replaced by a diode, it would begin conducting at omega t equals to 0, 2 pi, 4 pi and so on. यदि थायरिस्टर को अगर हम एक डायोड से रिप्लेस कर दें तो डायोड हमारा ओमेगा टी इक्वल टू 0, 2 पाई, 4 पाई आदि एंगल पर कंडक्ट होना स्टार्ट कर देगा. तो जब हमने सर्किट में डायोड लगाया था तब V नॉट एंड I नॉट का वेव पैटर्न हमको ये जो डॉटेड लाइन है यहां पर भी मिल रहा था. इट मीन्स ये पूरी वेव हमको मिलती थी और सेम यहां पर भी ये वाला पैटर्न मिलेगा. मीन्स पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट वोल्टेज का कंप्लीट हमको मिलता है जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल कट हो जाता है. जबकि यहां पर फायरिंग पल्स प्रोवाइड करने के बाद में मीन्स डिले एंगल अल्फा के बाद में एससीआर हमारा ट्रिगर ऑन होगा और जैसे ही ट्रिगर होता है आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट हमको मिलना स्टार्ट हो जाती है. तो अल्फा से पहले कोई भी करंट हमको नहीं मिलती है. The firing angle is defined as the angle between the instant thyristor would conduct if it were a diode and the instant it is triggered. तो फायरिंग एंगल वो एंगल है जब सर्किट में हमारा डायोड है
और सर्किट में हमारा थायरिस्टर है। तो थायरिस्टर एंड डायोड दोनों जिस एंगल पर कंडक्ट होते हैं उस एंगल को हमने फायरिंग एंगल कहा है। It is also defined the angle measured from that gives the largest average output voltage or the highest load voltage. So फायरिंग एंगल को हम उस एंगल से भी डिफाइन कर सकते हैं जहां पर एवरेज आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू लार्जेस्ट है या मैक्सिमम है, और वेयर वी गेट द हाईएस्ट लोड वोल्टेज, या जहां पर लोड वोल्टेज की वैल्यू हाईएस्ट है। अब ये वो वेव पैटर्न है जो अभी हमने डिस्क्राइब किए हैं। ये इनपुट सिग्नल, ये गेट करंट, दिस इज आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट और लोड करंट, एंड दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर। वंस द SCR is on, load current flows until it is turned off by reversal of voltage at omega t equals to pi, 3 pi and so on. तो जैसे ही SCR हमारा ऑन होता है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर हमारा ऑन होता है, लोड करंट हमको मिलना स्टार्ट होती है, और ये जो लोड करंट है कंटिन्यूसली हमको मिलेगी जब तक कि इनपुट वोल्टेज पल्स जो हमने प्रोवाइड की है उसका नेगेटिव फेज नहीं आ जाता। तो जैसे ही ये नेगेटिव फेज आएगा, आउटपुट में हमको करंट नहीं मिलेगी। सो ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा टू पाई, 2 पाई प्लस अल्फा टू 3 पाई, इस ड्यूरेशन में हमको आउटपुट करंट मिलती है। सो नेगेटिव पल्स हमको ओमेगा टी इक्वल टू पाई, ओमेगा टी इक्वल टू 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इन ड्यूरेशन में मिलती है, और इस टाइम थायरिस्टर हमारा ऑफ हो जाएगा, ये नॉन कंडक्टिंग स्टेट में आ जाएगा। At these angles, I0 falls to 0, and soon after, the supply voltage reverse biases the SCR, and therefore the device is turned off. इन एंगल्स पर, कौन से एंगल? ओमेगा टी इक्वल टू पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन, इन एंगल्स पर I0 हमारा घटकर 0 हो जाता है, और इसके जस्ट बाद में सप्लाई वोल्टेज हमारा नेगेटिव होता है जो SCR को रिवर्स बायस्ड कर देता है, और जैसे ही SCR रिवर्स बायस होगा, डिवाइस हमारी टर्न ऑफ हो जाएगी या बंद हो जाएगी। Since by varying the firing angle alpha, the phase relationship between the start of the load current and supply can be controlled, hence the term phase control is used for such a method of controlling the load current. क्योंकि
फायरिंग एंगल अल्फा को वेरी करके हम लोड करंट के स्टार्ट होने की एंड सप्लाई के बीच का जो रिलेशनशिप है, फेज रिलेशनशिप है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो अल्फा को वेरी करके मीन्स फायरिंग एंगल अल्फा को चेंज करके हम लोड करंट के स्टार्ट होने की एंड सप्लाई के बीच का फेज रिलेशनशिप कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए एससीआर यूज करके जो आपको सर्किट मिलेगा, उस सर्किट को हमने फेज कंट्रोल बोला है। So since by varying the firing angle alpha, the phase relationship between the start of the load current and supply can be controlled, hence the term phase control is used for such a method of controlling the load current. So दिस सर्किट इज नोन एज फेज कंट्रोल सर्किट, क्योंकि सिंपल डायोड अगर हम यूज करते थे तो अगर एक डायोड था तो 0 से पाई ड्यूरेशन में हमको पूरा आउटपुट मिलता था, और वो जो आउटपुट था उस आउटपुट को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं था। जबकि यहां पर हमारे पास में ऑप्शन है कि हम अल्फा को वेरी करें, और फायरिंग एंगल अल्फा को अगर आप चेंज करते हो तो हमारा वो पॉइंट चेंज हो जाएगा जहां से लोड करंट हमको मिलना स्टार्ट होती है। सिंस दिस सर्किट प्रोड्यूसेस ओनली वन पल्स ऑफ लोड करंट ड्यूरिंग वन साइकिल of source voltage, so it is single phase half wave circuit। चूंकि ये जो सर्किट है जिसमें हमने थायरिस्टर यूज किया था, वो केवल सोर्स वोल्टेज कि एक साइकिल के लिए एक पल्स लोड करंट की प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इसको हमने सिंगल फेज हाफ वेव सर्किट बोला है। क्योंकि एक पल्स मिल रही है इसलिए सिंगल फेज, एंड आउटपुट के अंदर केवल हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिलता है। सो दिस इज सिंगल फेज हाफ वेव circuit। Here, thyristor conducts from omega t equal to alpha to pi, so alpha to pi, and then 2 pi plus alpha to 3 pi, 2 pi plus alpha to 3 pi। So during conduction angle क्या होगा? जिस ड्यूरेशन तक थायरिस्टर हमारा कंडक्ट करता है, सो दिस विल बी पाई माइनस अल्फा, एंड इस ड्यूरेशन में आउटपुट वोल्टेज हमारा सोर्स वोल्टेज के इक्वल है, सो VO इज इक्वल टू VS। ड्यूरिंग द पीरियड थायरिस्टर रिमेन ऑन, जिस ड्यूरेशन में थायरिस्टर हमारा ऑन रहता है, दैट इज फ्रॉम अल्फा टू पाई, 2 पाई प्लस अल्फा टू 3 पाई एंड सो ऑन।
इस ड्यूरेशन के अंदर Vt की वैल्यू 0 है, सो Vt इक्वल्स टू 0 एंड Vt क्या है? Vt इज द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर। सो थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उस वोल्टेज वेरिएशन को हमने Vt कहा है। When थायरिस्टर रिमेन ऑफ, जो कि नेगेटिव फेज के अंदर होगा। So when thyristor remain off, Vt has the wave shape of supply voltage। तो जब थायरिस्टर हमारा ऑफ है उस केस में Vt का जो वेव शेप है वो सप्लाई वोल्टेज Vs के जैसा ही है। सो इस ड्यूरेशन में हमारा थायरिस्टर काम नहीं करता है क्योंकि फायरिंग पल्स अभी इसको प्रोवाइड नहीं हुई है। तो ये वाला वेव एग्जैक्टली इसके सेम है और नेगेटिव पल्स के अंदर काम नहीं करेगा। सो ये वाला एंड ये वाला वेव पैटर्न भी हमारा एग्जैक्टली सेम है। सिंस द थायरिस्टर इज रिवर्स बायस्ड फॉर पाई रेडियन, चूंकि थायरिस्टर पाई रेडियन के लिए रिवर्स बायस होता है, सो टर्न ऑफ टाइम ऑफ थायरिस्टर इज पाई अपॉन ओमेगा। सो थायरिस्टर का टर्न ऑफ टाइम पाई बाई ओमेगा होता है। नाउ एवरेज वोल्टेज अक्रॉस लोड फॉर सिंगल फेज हाफ वेव सर्किट। तो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलता है और वो वोल्टेज हमारा ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा से पाई तक मिलता है। सो उस ड्यूरेशन में एवरेज वोल्टेज क्या है वो हम निकाल लेते हैं। ये हमारा लोड के अक्रॉस वोल्टेज वेव पैटर्न था। सो ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा से ओमेगा टी इक्वल टू पाई ड्यूरेशन तक आपको आउटपुट मिलता है। एंड एवरेज वोल्टेज को हमने कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया है। सो V नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन अल्फा टू पाई Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। सो Vm हमारा कांस्टेंट, साइन ओमेगा टी का ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी होगा। सो Vm अपॉन 2 पाई माइनस कॉस ओमेगा टी एंड लिमिट अल्फा टू पाई। इस नेगेटिव को कंसिडर करने के लिए हम लोअर लिमिट पहले लेंगे एंड देन अपर लिमिट लेंगे। सो V नॉट इज इक्वल टू Vm अपॉन 2 पाई cos अल्फा माइनस cos पाई एंड cos पाई इज -1। सो बाहर माइनस है और यहां पर भी आपने -1 कर दिया है तो ये बन जाएगा +1। सो एवरेज वोल्टेज अक्रॉस लोड विल बी Vm अपॉन 2 पाई एंड इन ब्रैकेट 1 प्लस cos अल्फा। एट अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री। सो फायरिंग एंगल अगर हमारा 0 हो, cos 0 मैक्सिमम होता है, इट मींस एवरेज लोड वोल्टेज विल बी मैक्सिमम। सो अल्फा को अगर हम 0 करें cos 0 1 हो जाएगा। सो V एवरेज मैक्सिमम विल बी Vm अपॉन 2 पाई 1 प्लस cos 0, cos 0 1, so 1 plus 1 will be 2, so 2 से 2 कैंसिल कर दो। So
मैक्सिमम की वैल्यू आएगी Vm अपॉन पाई। नाउ एवरेज लोड करंट, एवरेज लोड वोल्टेज हमने निकाल दिया है, सो एवरेज लोड करंट मिल जाएगा। सो एवरेज लोड करंट विल बी एवरेज लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि रेजिस्टिव लोड हमने लिया है तो केवल रेजिस्टेंस ही सर्किट में है। अब एवरेज लोड वोल्टेज जो हमने निकाला था वो था Vm अपॉन 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। सो एवरेज लोड वोल्टेज की वैल्यू आप ये पुट कर दो। सो एवरेज लोड करंट आएगा Vm अपॉन 2 पाई R 1 प्लस कॉस अल्फा। So this will be the average load current. Now RMS value of load voltage. So load voltage की RMS वैल्यू हमको निकालनी है और इनपुट हमने फुल साइकिल में प्रोवाइड किया था 0 से लेके 2 पाई तक। So RMS value of load voltage will be 1 upon 2 पाई, क्योंकि 0 से 2 पाई ड्यूरेशन में हमने सिग्नल प्रोवाइड किया है, जबकि आउटपुट हमको केवल अल्फा से पाई ड्यूरेशन में मिल रहा है। सो VOR इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन अल्फा टू पाई Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी होल पावर हाफ। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अल्फा टू पाई, इसको हम अलग सॉल्व कर देते हैं। सो इंटीग्रेशन अल्फा टू पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 लिख देते हैं और इस 1 अपॉन 2 को बाहर ले लो तो 1 का ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ओमेगा टी होगा एंड कॉस 2 ओमेगा टी का ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 होगा। सो दिस विल बी 1 अपॉन 2 ये वाला 1 का ओमेगा टी माइनस ये वाला एज इट इज एंड कॉस ओमेगा टी का हो गया है साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 एंड लिमिट अल्फा टू पाई। नाउ इस ओमेगा टी की जगह पहले हम पाई लिखते हैं फिर अल्फा लिखते हैं और इसी टाइप से इस ओमेगा टी की जगह भी आप पहले पाई लिखोगे फिर अल्फा लिखोगे। सो दिस विल बी 1/2 पाई माइनस अल्फा माइनस 1 अपॉन 2, ये 1 अपॉन 2 ये वाला। अब इस ओमेगा टी की जगह आप पहले पाई और फिर अल्फा रख रहे हो, सो साइन 2 पाई माइनस 2 अल्फा एंड साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, सो साइन 2 पाई माइनस 2 अल्फा होगा माइनस साइन 2 अल्फा और इसे जो माइनस आएगा वो इस माइनस के साथ में मिलकर प्लस बन जाएगा। सो दिस विल बी 1/2 पाई माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 साइन 2 अल्फा। अब ये वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं तो Vm स्क्वायर को अगर रूट से बाहर लोगे तो Vm बन जाएगा, से Vm पाई को रूट से बाहर लिया तो रूट पाई। अब यहां पर 1/2 और 1/2 यहां का तो 1/4 एंड 1/4 को रूट से बाहर निकाला तो ये 2 और बचा हुआ ये फैक्टर हमारा एज इट इज। सो VOR इज इक्वल टू Vm डिवाइडेड बाय 2 रूट पाई एंड स्क्वायर रूट ऑफ पाई माइनस अल्फा प्लस 1/2
sine 2 alpha. So this is the RMS value of load voltage. Now RMS value of load current. So IOR is equal to VOR upon R, एंड VOR हमने ये निकाला है, तो ये वैल्यू हम यहां पर रख दें. सो IOR आ जाएगा VM अपॉन 2R रूट पाई स्क्वायर रूट ऑफ पाई माइनस अल्फा प्लस 1/2 साइन 2 अल्फा. Next topic is power delivered to resistive load. So सर्किट में हमने एक रेजिस्टिव लोड लगाया है. ये लोड के अंदर हमने एक रेजिस्टेंस लगाया है, तो रेजिस्टेंस को कितनी पावर डिलीवर होगी वो आ जाएगा P आउटपुट इज इक्वल टू RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज इंटू RMS वैल्यू ऑफ लोड करंट. अब IOR को हम VOR अपॉन कैपिटल R लिख देते हैं. तो यह आ जाएगा VOR स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R, और या फिर इस VOR को आप IOR इंटू R लिख सकते हो. सो अगर VOR को आप IOR इंटू R लिखते हो, सो P आउटपुट आ जाएगा IOR R into IOR, that is IOR square into R. So RMS value of load current का स्क्वायर करोगे और साथ में रेजिस्टेंस से हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट पावर डिलीवर्ड टू रेजिस्टिव लोड. Now input volt ampere. Input volt ampere is the product of RMS source voltage and total RMS line current. So total RMS line current and RMS source voltage का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम इनपुट वोल्ट एम्पियर कहेंगे. RMS source voltage Vs and total RMS line current is IOR. But Vm is equal to root 2 Vs and IOR is Vm upon 2R root pi and square root of pi minus alpha plus half sin 2 alpha. तो इस Vm की जगह हम रूट 2 Vs रख सकते हैं और एक Vs हमको यहां पर मिल रहा है. सो इनपुट वोल्ट एम्पियर हो जाएगा रूट 2 Vs स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R रूट पाई एंड स्क्वायर रूट ऑफ पाई माइनस अल्फा प्लस हाफ साइन 2 अल्फा. अब ये रूट 2 और ये 2 कैंसिल करोगे तो डिनोमिनेटर में रूट 2 आ जाएगा. तो इस रूट 2 को रूट पाई के साथ में लिख देते हैं. सो इनपुट वोल्ट एम्पियर विल बी Vs स्क्वायर डिवाइडेड बाय R रूट 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ पाई माइनस अल्फा प्लस हाफ साइन 2 अल्फा. Now input power factor. Input power factor is the ratio of power delivered to load and input volt ampere, and power delivered to load is VOR into IOR and input volt ampere is Vs into IOR.
सो आरएमएस वैल्यू ऑफ लोड करंट कैंसिल हो जाएगा, सो इनपुट पावर फैक्टर हो जाएगा आरएमएस वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ सोर्स वोल्टेज का रेशियो. सो इनपुट पावर फैक्टर इज VOR divided by VS. Since VOR is given by this formula and VM is equal to root 2 VS, तो ये जो वैल्यू है अगर हम इसको VS से डिवाइड करें और VM की जगह रूट 2 VS रखें तो VS से VS कैंसिल हो जाएगा. सो इनपुट पावर फैक्टर हमको ये मिल रहा है. अब यहां पर VS से VS कैंसिल कर दो एंड रूट 2 और यहां पर 2 है तो कैंसिल करोगे तो डिनोमिनेटर में रूट 2 आ जाएगा और इस रूट 2 को मैं पाई के साथ में ले लेता हूं. सो इनपुट पावर फैक्टर होगा 1 अपॉन रूट 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ पाई माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 साइन 2 अल्फा. So this is our input power factor. So यहां पर हम हमारा टॉपिक ऐड करते हैं. इस सेशन में हमने फेज कंट्रोल के प्रिंसिपल के बारे में डिस्कशन किया है एंड साथ में हमने इनपुट पावर फैक्टर, पावर डिलीवर्ड टू लोड, आरएमएस वैल्यू ऑफ लोड करंट एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज, इन सभी के बारे में स्टडी की है. सो गुड बाय.